हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे साझेदारों के प्रकारों के ऊपर कि टाइप्स ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, इन पर बात करेंगे। पार्टनरशिप से अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना है तो उनका सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक ये टॉपिक होता है पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है और उसके अंदर अगर एग्जामिनर को कोई सा क्वेश्चन पिक करना होगा तो वो यहाँ से क्वेश्चन पिक करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत आईएमपी है, एग्जामिनर जरूर यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं। तो चलिए बात करते हैं साझेदारों के प्रकारों के ऊपर। तो देखिए साझेदारों के प्रकारों का मतलब क्या है। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए एक फर्म है जिसमें ए बी सी तीन साझेदार हैं, है ना। तो ये फर्म के टाइप, साझेदारों के प्रकार क्यों बनाए गए यहाँ पर। साझेदारों के फर्म, जो फर्म में साझेदार है उनके प्रकारों का मतलब ये हुआ कि सभी साझेदार हैं। ए भी इस फर्म में साझेदार है, बी भी इस फर्म में साझेदार है, सी भी इस फर्म में क्या है, साझेदार है। बट हर एक व्यक्ति क्या होता है, फर्म में साझेदार जो होते हैं उनका अलग अलग नेचर के हिसाब से उनको बाइफरगेट यहाँ पर किया गया है ताकि हम आसानी से समझ पाए कि ये किस प्रकार के साझेदार हैं। जैसे अगर कोई हमसे कहे कि स्लीपिंग पार्टनर है तो हम फिर आइडेंटिफाई कर पाए कि स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या होगा, कि हमें समझ में आ जाएगी, सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि पार्टनर, ये जो पार्टनर है फर्म में इस प्रकार का इसका काम होगा। जैसे अगर कोई हमसे ये कहे कि जो बी है इस साझेदारी फर्म में बी के साथ साझेदार है तो बी एक माइनर पार्टनर है। अगर कोई हमसे ये कहे कि बी एक माइनर पार्टनर है तो जैसे ही अगर हम सुनेंगे कि बी एक माइनर पार्टनर है तो हमारे दिमाग में एक बात आ जाएगी, क्या आएगी कि बी फिर किसके लिए साझेदार होगा, केवल लाभों के लिए साझेदार होगा, केवल प्रॉफिट शेयर करेंगे, अगर लॉस होगा तो वो शेयर नहीं करेंगे। तो इसलिए साझेदारों के प्रकार यहाँ पर डिस्कस करने का मतलब क्या होगा कि जैसे ही अगर हमें कुछ पता लगेगा तो हम सारी चीजें उसके अनुसार समझ लेंगे। कि अगर किसी ने कहा कि बी कैसा पार्टनर है, बी एक माइनर पार्टनर है, तो हम समझ जाएंगे कि ये केवल प्रॉफिट शेयरिंग के लिए ही साझेदारी फर्म में पार्टनर बने हैं। ऐसे ही अगर कोई ये कह देगा कि बी जो है वो नाम मात्र का पार्टनर है, इसका मतलब क्या हुआ, केवल बी ने क्या करा है, अपना नाम दिया है। तो ये होते हैं साझेदारी, साझेदारों के प्रकार। एक एक करके हम इनको पढ़ते जाते हैं और आराम से समझते जाते हैं। आईएमपी टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत चांसेस है। चलिए, सामान्य वास्तविक या सक्रिय साझेदार। अब सामान्य वास्तविक या सक्रिय साझेदार को, जिसमें इंग्लिश में भी इसके नाम याद रखिएगा सभी के, है ना। तो क्या है, जनरल, एक्चुअल और एक्टिव पार्टनर। अब देखिए जनरल एक्टिव मतलब सामान्यतः कोई भी अगर साझेदारी में कोई पार्टनर बनते हैं ना तो उनका नॉर्मली यही माना जाता है कि वो कैसे होंगे, वो सामान्य पार्टनर होंगे या सक्रिय पार्टनर होंगे या एक्टिव होंगे। अब एक्टिव होने का मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई जा रही है, जैसे ये फर्म बनाई गई जिसमें कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी, तीनों पार्टनर है। तो अब हम क्या मानते हैं कि अगर तीनों ने मिलकर के व्यापार चालू किया है तो हम क्या मानेंगे, ये सभी लोग संभाल रहे होंगे मिलकर के, यही माना जाता है। तो बस जनरली इसका मतलब क्या होता है कि सामान्यतः यही माना जाता है कि जो भी व्यक्ति मिलकर के पार्टनरशिप फर्म का निर्माण करा है ये सभी कैसे पार्टनर होंगे, एक्टिव पार्टनर होंगे, सक्रिय पार्टनर होंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी के सभी क्या करेंगे, व्यापार का संचालन करेंगे। हर एक व्यक्ति एक्टिवली व्यापार का देखरेख करेंगे, व्यापार के काम करेंगे, जो भी साझेदारी से संबंधित बिजनेस एक्टिविटी होंगी या जो भी एक्टिविटी होंगी उसमें क्या रहेगा, सभी लोग मिलकर के पार्टिसिपेट करेंगे या उसमें भाग लेंगे। तो उसको क्या बोला जाता है, सक्रिय साझेदार कहा जाता है। तो सामान्यतः अगर कोई भी पार्टनरशिप बनती है तो हम क्या मानते हैं कि सभी लोग कैसे होंगे, यहाँ पर सक्रिय होंगे। जब तक हमको कुछ नहीं पता रहेगा तो हम तो यही मानेंगे कि तीनों लोग मिलकर के अगर कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा उन्हें, कि ये सभी लोग मिलकर के काम कर रहे होंगे। तो बस इसीलिए इसको सामान्य पार्टनर भी कहते हैं। वास्तविक पार्टनर या सक्रिय पार्टनर मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी है साझेदारी फर्म की, उसमें क्या हो रहा है, ये भाग लेता है साझेदार, ये साझेदार भाग लेते हैं और क्या करते हैं, एक्टिवली काम करते हैं। ठीक है। इनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, साझेदारी में इनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है ना। दूसरा क्या है कि अगर ये साझेदारी फर्म से क्या होंगे, साझेदारी फर्म से अगर ये रिटायर होते हैं, कौन से पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर, तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, मतलब सार्वजनिक सूचना देनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि देखिए लोगों को पता है कि ये फर्म में ए जो है वो पार्टनर है, तो इसलिए अब कभी मान लीजिए रिटायर हो गए साझेदारी फर्म से तो लोगों को पता तो लगे कि अब ये पार्टनर इस साझेदारी फर्म के नहीं है, तो इसलिए इनको सूचना भी देनी पड़ती है। समझ में आ गई। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्वेश्चन एग्जामिनर अब इस तरह से पूछ सकते हैं आपसे कि एक वह साझेदार, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन ड्राफ्ट करेंगे तो वो इस तरह से ड्राफ्ट करेंगे कि वह साझेदार जो साझेदारी व्यापार, साझेदारी में
एक्टिवली भाग लेता है, सक्रिय रूप से उसके कार्यों में भाग लेता है या प्रबंधन में भाग लेता है। कैसा भाग लेता है? सक्रिय, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसे साझेदार को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे साझेदार को क्या कहा जाएगा? सक्रिय साझेदार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन आएंगे, बस आपको इनकी फॉर्मेट समझना है। फॉर्मेट समझना इन द सेंस कि किसके अंदर किस बारे में बात की जा रही है, बस सीधा क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना होगा तो वो ये वर्ड जरूर आपके क्वेश्चन में हाईलाइट करेंगे, और वो क्या लिखेंगे? प्रबंध में सक्रिय भाग लेता है या एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जो बिजनेस एक्टिविटी होती है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार के साझेदार को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के साझेदार को वास्तविक या सक्रिय साझेदार कहा जाता है। ठीक है। एक वह साझेदार जो अनुबंध के अनुसार, मतलब एग्रीमेंट के अनुसार प्रबंध में सक्रिय रूप से क्या करते हैं? भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यह एक वास्तविक साझेदार होता है। कैसा साझेदार होता है? वास्तविक साझेदार एक्चुअल पार्टनर या एक्टिव पार्टनर होते हैं। ठीक है, जो अपने कार्य से फर्म तथा अन्य साझेदारों को क्या करते हैं? बाध्य करते हैं। क्यों बाध्य करते हैं? क्योंकि एक्टिव पार्टनर है और पार्टनरशिप में सब साझेदारों का आपस में कैसा रिलेशनशिप होता है? एजेंट और प्रधान का संबंध होता है। ऐसे साझेदार ऐसे साझेदार का दायित्व कैसा होता है? जो भी ये पार्टनर होते हैं इनका दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है, मतलब अनलिमिटेड होता है। तथा यह पूर्ण रूप से तृतीय पक्षकार के प्रति क्या होते हैं? दायी दायी होते हैं। अब दायी होने का मतलब क्या है? कि जो थर्ड पार्टी है जिनने इनके साथ क्या करा? एग्रीमेंट करा, तो इनके प्रति भी क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर कोई इनके ऊपर दायित्व आता है तो उनको फिर इनको क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा। साझेदारी व्यवसाय से अलग होने के पूर्व, मतलब इनको क्या करना पड़ेगा? जब अगर ये साझेदारी व्यापार से अलग हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? साझेदारी से रिटायरमेंट हो ले रहे हैं, ये रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? एक पब्लिक नोटिस या सार्वजनिक सूचना देना क्या है? अनिवार्य है। अब अनिवार्य क्यों है? क्योंकि लोगों को पता है कि अब ये ए बी सी जो तीनों की साझेदारी फर्म थी उसमें ए भी क्या था? पार्टनर था। अब साझेदारी फर्म से ये क्या कर रहे हैं? रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इनको बताना पड़ेगा लोगों को कि हाँ, अब मैं इस फर्म के साथ एसोसिएट नहीं हूँ, क्योंकि लोग, हो सकता है ना कि ये फर्म का काफी नाम हो तो लोग बोले अभी भी कर लीजिए, ये जो है वो पार्टनर है, तो लोगों को पता लग जाए, इसलिए क्या करनी पड़ती है? इनको सार्वजनिक सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे साझेदार के लिए आवश्यक नहीं है कि वे पूंजी लगाए, बल्कि ख्याति, बुद्धि, बल, कला का फर्म को प्रदान कर सकता है। इसका मतलब क्या है? कि जो एक्टिव पार्टनर होते हैं, तो कई बार क्या होता है? एक्टिव पार्टनर हम किस लिए लाते हैं? एक्टिव पार्टनर हम इसलिए लाते हैं कि उनकी क्या होती है? काफी गुडविल होती है, कि अगर वो आ भी जाएँगे तो भी गुडविल, इसके लिए भी ले आते हैं। और क्या करेंगे? वो अपनी बुद्धि या कला का उपयोग करेंगे। मान लीजिए जैसे हमने एक पार्टनरशिप फर्म बना रखी, उसमें ए को अगर हमने क्या करा था? ए को हमने साझेदार बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि ये क्या थे? ये एक सीए थे। क्या थे ये? ये एक सीए थे। तो हमने इसलिए इनको अपनी पार्टनरशिप फर्म में साझेदार बना लिया, क्योंकि अब ये सीए हैं तो ये फाइनेंस का काम पूरा समझ लेंगे। तो जो हमारी फर्म की क्या है? जो हमारी फर्म की बुक्स है, जो हमारी फर्म की क्या है? जो हमारी फर्म की बुक्स है, उसको अब ये खुद ही अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि सीए को प्रॉपर्ली बुक्स देखना आती है, सब चीज़ें करना आती हैं, तो ये बुक्स देख लेंगे। तो इसलिए हमने इनको बनाया। तो अब ये क्या है? इनके पास एक नॉलेज है, एक स्पेशल स्किल है। क्या स्किल है? कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये फाइनेंशियल बुक्स पूरी तरह से देख सकते हैं, ऑडिट अच्छे से देख सकते हैं, तो इनको इसलिए हमने रख लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि ये केवल क्या रहे? कैपिटल ही लाएँ। कई बार इनके पास क्वालिटी होती है, जो स्किल होती है, जो बुद्धि होती है, उसके भरोसे भी हम इनको, उसके बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं? इनको साझेदार बना सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ही एग्ज़ामिनर को पूछना होगा तो उसे ये वर्ड मिनिमम देना होगा। ये वर्ड मिनिमम देना होगा, क्या? कि प्रबंध में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो जैसे ही ये वर्ड आएगा, प्रबंध में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में या साझेदारी फर्म के व्यापार में, तो हम क्या बोलेंगे? किस प्रकार का साझेदार है? तो ये एक एक्चुअल, एक्टिव या जनरल साझेदार का टाइप है। जो सबसे ज्यादा आईएमपी पॉइंट है वो क्या है? एक्टिव। अगर एग्जामिनर को पूछना होगा तो वही आंसर के नीचे जो ऑप्शन देगा उसमें एक्टिव वर्ड जरूर लिख करके आएगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा आईएमपी है जिससे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो है कौन सा? स्लीपिंग डोरमेंट या इनएक्टिव पार्टनर। ठीक है, स्लीपिंग डोरमेंट या इनएक्टिव पार्टनर का मतलब क्या होता है? कि देखिए, अब नाम ही क्या आ रहा है? स्लीपिंग। स्लीपिंग का मतलब वो सोया हुआ है। सुसुप्त, शांत या निष्क्रिय साझेदार। या इनएक्टिव का मतलब क्या है? एक्टिव नहीं है। अब एक्टिव नहीं होने का मतलब, जैसे हमारी सिम, आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, सिम जो हमारे पास होती है, मोबाइल सिम, उसमें अगर हम रिचार्ज नहीं डालते तो इनएक्टिव हो जाती है। तो क्या हम उसका यूज करते हैं? सही से नहीं यूज कर पाते हैं। तो ऐसी इनएक्टिव पार्टनर का मतलब यहाँ पर ये है कि ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते। ये क्या करते हैं? ये यूज ही नहीं करने का मतलब यहाँ पर क्या है? ये जो बिजनेस है, बिजनेस में क्या करते हैं? बिजनेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, इनको कोई मतलब नहीं होता है। कि ये पूरी तरह से क्या होते हैं? व्यापार में इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? इनएक्टिव का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इनएक्टिव होने का मतलब है पार्टनर
सिप में जो है ये क्या करते हैं, जो व्यापार है उसमें कुछ भी भाग नहीं लेते, इनको कोई मतलब नहीं है व्यापार कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। ये व्यापार में क्या करते हैं, व्यापार में हिस्सा नहीं लेते। ये तो केवल क्या करते हैं, ये केवल अपने तरफ से क्या लगा देते हैं, अपनी तरफ से कैपिटल लगा देते हैं। केवल क्या दे देते हैं, कैपिटल लगा देते हैं और बोलते हैं जो भी प्रॉफिट हो उसमें मेरे को आप क्या दे देना, जो भी प्रॉफिट हो उसमें मेरे को आप हिस्सा दे देना। बस ये काम करते हैं ये। क्या करते हैं, कैपिटल में अपना पार्टिसिपेट कैपिटल लगा देते हैं और जो प्रॉफिट बने उसमें हिस्सा दे देना। फर्म में ये क्या करते हैं, फर्म के व्यापार में ये पार्टिसिपेट नहीं करते। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो कहाँ-कहाँ पैसा लगाएगा, और हर जगह अगर पार्टनर बनते रहेंगे तो उनको एक्टिवली क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर अपना वो देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। बट किसी के पास टाइम नहीं है पर पैसा बहुत है, तो उन्होंने क्या करा, एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन गए और कहा कि आप मेरे से क्या ले लो, मेरे से आप पैसे ले लो, आप मेरे से पैसे ले लो और क्या करो, जो भी प्रॉफिट हो उसमें मेरे को शेयरिंग कर दीजिए। ओके, तो उसको क्या बोला जाता है, सुसुप्त शांत या निष्क्रिय पार्टनर या स्लीपिंग डोरमेंट या इनएक्टिव पार्टनर कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, तीनों ही वर्ड आईएमपी हैं। एग्जामिनर कोई सा भी एक वर्ड उठा के दे देंगे, जैसे डोरमेंट दे देंगे, तो डोरमेंट वर्ड ही नहीं सुना होता है, तो कई बार क्या होता है हम आंसर ना दे पाए, तो इसलिए डोरमेंट वर्ड याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनएक्टिव पार्टनर। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। एक वह व्यक्ति जो फर्म में साझेदार तो होता है परंतु फर्म के प्रबंधन में पूर्ण रूप से भाग नहीं लेता है। ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेंगे, एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेंगे, वह साझेदार जो फर्म में पूर्ण रूप से भाग नहीं लेता उसे कौन सा साझेदार कहा जाता है। एक तो ये पॉइंट पर क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर, तो उसे क्या कहा जाएगा, स्लीपिंग डोरमेंट या इनएक्टिव पार्टनर। ठीक है, एक तो वो ये पूछ सकते हैं। दूसरा वो क्या कर सकते हैं, दूसरा वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा साझेदार जो पूंजी लगाता है, क्या बोलेंगे, ऐसा साझेदार जो पूंजी लगाता है और लाभ प्राप्त करता है। मतलब ऐसा साझेदार जो केवल पूंजी लगाता है और समान लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, परंतु फर्म के व्यापार में वो क्या करते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार के साझेदार को क्या कहा जाएगा, तो इस प्रकार के साझेदार को क्या कहते हैं हम, तो इस प्रकार के साझेदार को कहा जाता है इनएक्टिव पार्टनर। ठीक है, फर्म के ऋणों के लिए तीसरे पक्षकार के प्रति ये भी क्या होते हैं, दायी होते हैं। मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी आएगी तो इस प्रकार के जो साझेदार होते हैं उनकी भी लाइबिलिटी होती है, वो उनको चुकाएंगे। ठीक है, परंतु इसके अस्तित्व को बाहरी व्यक्तियों से क्या रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। क्यों, क्योंकि पार्टिसिपेट ही नहीं रखते हैं तो इनको गुप्त रखा जाता है। इसे अवकाश ग्रहण के समय सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती। अब क्यों आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देखिए आम जनता को पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या रखा जा रहा है, इस व्यक्ति का नाम ही गुप्त रखा जा रहा है। तो जब बाहरी व्यक्तियों को पता ही नहीं है कि पार्टनर है, तो सूचना देकर के आप करेंगे क्या, जब व्यक्तियों को पता ही नहीं है, आवश्यक ही नहीं है, तो इसलिए क्या है, इसकी आवश्यकता नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, डोरमेंट, स्लीपिंग या इनएक्टिव पार्टनर क्या होते हैं, एक ऐसे साझेदार जो क्या करते हैं, फर्म में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, फर्म के कार्य में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये केवल क्या करते हैं, अपनी कैपिटल लगाते हैं और प्रॉफिट ले लेते हैं। बस बात खत्म। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 क्या आ रहा है, नाम मात्र का साझेदार। अब देखिए नाम से ही क्या आ रहा है, नाम मात्र, नॉमिनल पार्टनर। अब इसका मतलब क्या हुआ, नाम मात्र। यहाँ पर देखिए इसने क्या दिया है, केवल अपना नाम दिया है ना। नाम मात्र का मतलब क्या होता है, यहाँ पर केवल इसने क्या कर दिया, अपना नाम दे दिया और कुछ भी नहीं देते। ना तो ये क्या करते हैं, ना तो ये अपने तरफ से कैपिटल लगाते हैं। ठीक है, ना तो ये कैपिटल लगाते हैं और ना ही कुछ करते हैं। ये केवल क्या दे देते हैं, अपना नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं साझेदारी फर्म को कि आप मेरा नाम यूज कर लीजिए बस। और जो फर्म में प्रॉफिट होगा वो फर्म में मेरे को, जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मेरे को आप दे दीजिएगा, बस मेरा आप नाम ले लीजिए। ओके, ये करते हैं। समझ में आई बात। तो अब ये क्यों ऐसा करते हैं, तो देखिए अब जैसे मान लीजिए ए बी सी तीन साझेदार थे। ठीक है, अब इनकी फर्म थी, तो क्या हम इसमें पैसा लगाएंगे, ए बी सी तीनों की साझेदारी फर्म थी, हम क्या इन पर विश्वास करेंगे, अभी नहीं करेंगे कि यार पता नहीं कैसी फर्म है, एबीसी को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, अच्छी फर्म है या भी नहीं है, इनके साथ व्यापार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, नया कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एबीसी को अभी हम नहीं जानते। बट अब मान लीजिए एबीसी के साथ कौन आ गए, एबीसी के साथ एक और साझेदार जुड़ गए जिनका नाम क्या था, टाटा जी। जो रतन टाटा जी हैं वो क्या हुआ, एबीसी के साथ जुड़ गए, इनमें क्या बन गए, ये पार्टनर बन गए। तो अब हम देखेंगे ना कि यार एबीसी के साथ सोचिए रतन टाटा जैसे एक नामचीन व्यक्ति जुड़ गए हैं, तो वाकई में इस कंपनी, इस फर्म में कोई तो अच्छी बात होगी, जभी तो इतने व्यक्ति इसमें फर्म में क्या बने, पार्टनर बने। तो इस प्रकार से अब देखिए रतन टाटा जी को भी पता है कि मेरा नाम काफी है, लोग भरोसा करते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, इस प्रकार की फर्म के साथ अगर जुड़ते हैं तो वो केवल क्या देते हैं, अपना नाम देते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसमें अपना शेयरिंग आ जाता है। और हमको बेनिफिट क्या होता है कि रतन टाटा जी जैसे लोग जुड़े हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये फर्म अच्छा काम कर रही होगी, सब चीजें अच्छी होंगी, जभी तो ऐसे व्यक्ति इनके साथ आए, तो ये भी इसमें बेनिफिट होता है। समझ में आ गई।
एक वह व्यक्ति जो किसी फर्म के साथ अपना नाम जोड़ता है या नाम का प्रयोग करने की क्या देता है, आज्ञा देता है। क्या देता है ये, आज्ञा देता है। नाम मात्र का साझेदार कहलाता है। कैसा साझेदार कहलाता है, नाम मात्र का साझेदार या नॉमिनल पार्टनर कहलाता है। ऐसा साझेदार ना तो पूंजी लगाता है, देखिए ना तो ये क्या अब रतन टाटा जी कोई पूंजी लगाते हैं क्या, नहीं। और ना ही फर्म के प्रबंधन में कोई भाग लेते हैं, ना तो ये क्या करते हैं कैपिटल लगाते हैं, ना ही पार्टिसिपेट करते हैं, बस अपना नाम दे देते हैं। पर ये तृतीय पक्षकार के प्रति क्या होगा, दायी होगा। क्यों दायी होंगे, क्योंकि देखिए इन पर तो भरोसा करके हमने पैसे लगाए थे। अगर ये फर्म में रतन टाटा जी नहीं होते तो क्या हम इन फर्म को लोन देते, अगर मान लीजिए लोन लेने आती फर्म तो हम क्या इनको लोन देते, हम लोन सामान्यता नहीं देते। बट अब अभी हमने देखा कि यार रतन टाटा जी जैसे इतने बड़े लोग जुड़े हैं तो इनको पैसे दिए जा सकते। तो बस इसलिए ये जो व्यक्ति जुड़ते हैं ना इस प्रकार के नाम मात्र के व्यक्ति, वो भी क्या होते हैं, तृतीय पक्षकार के लिए दायी होते हैं। हेवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन होली किड्स ने होली किड्स द्वारा फिट्स द्वारा होली फिट्स द्वारा सॉरी होली फिट्स द्वारा अमेरिकी चॉकलेट चॉकलेट कंपनी को अपना क्या दिया गया था, नाम दिया गया था। मतलब एक हमारे क्या थे, अमेरिका के एक अच्छे वो थे, एक बॉक्सिंग चैंपियन थे, तो उन्होंने क्या करा, अपना नाम दे दिया। किसको नाम दे दिया, इस कंपनी को नाम दे दिया। अब क्या हुआ बेनिफिट इस कंपनी को कि देखिए इनका नाम मिल गया, इसकी क्या हो गई, पॉपुलैरिटी बढ़ गई, लोग इसे जानने लगे। तो ये इनको भी फायदा हो गया और इनको क्या फायदा हो गया कि इनको कोई पैसा नहीं लगा और इनका नाम से केवल क्या होगा, ये फर्म का काम अच्छा हो गया, प्रॉफिट मिलेगा तो उसमें इनको क्या मिल जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए तो नाम मात्र समझ में आया। आगे बात करें पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है पार्टनर इन पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। अब पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली का मतलब क्या हुआ, जैसे बोल ही रहे हैं केवल लाभों के लिए क्या है, साझेदार है। मतलब ये कैसा साझेदार है, केवल लाभों के लिए साझेदार है। मतलब अगर साझेदारी फर्म में क्या होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो इसको हिस्सा मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो इसको हिस्सा मिल जाएगा, और अगर लॉस होगा तो ये उसमें हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर कोई पार्टनर बनता है तो उसको क्या बोलेंगे, केवल लाभों के लिए पार्टनर। जैसे मान लीजिए एबीसी 3 साझेदार हैं, इसमें डी भी एक नया साझेदार जुड़ गया। ठीक है, डी भी जुड़ा, पर डी किसके साथ जुड़ा, इस शर्त के साथ जुड़ा कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही मेरे साथ क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो ही मेरे साथ बांटा जाएगा, नहीं तो नहीं बांटा जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको क्या बोलते हैं, केवल लाभों के लिए क्या बोला जाता है, इसको केवल लाभों के लिए साझेदार। जैसे मान लीजिए क्या है, अगर एक साल क्या हुआ, एक साल प्रॉफिट हुआ, इस साल मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, इस साल प्रॉफिट हुआ 16,000 रुपए का। तो देखिए प्रॉफिट हुआ, सब बराबर बराबर के साझेदार हैं, तो क्या हो जाएगा, 4,000 इनको मिल जाएंगे, 4,000 इनको मिल जाएंगे, 4,000 इनको मिल जाएंगे, और 4,000 ही के इसको मिल जाएगा, डी को मिल जाएगा। बट अगले साल क्या हो गया, अगले साल हो गया लॉस। अगले साल लॉस कितने का हो गया, लॉस हो गया 9,000 रुपए का। अब देखिए 9,000 का लॉस हो गया, तो क्या डी लॉस के लिए साझेदार है, नहीं, ये तो केवल किसके लिए साझेदार है, प्रॉफिट के लिए। तो क्या लॉस बटेगा डी में, नहीं बटेगा। फिर ये लॉस किस में बटेगा, एबीसी तीनों में बटेगा। मतलब 3,000 ए का लॉस, 3,000 बी का लॉस और 3,000 सी का लॉस। जबकि डी को कोई भी नहीं दिया जाएगा लॉस। क्यों नहीं दिया जाएगा लॉस में इसका हिस्सा, क्योंकि ये कैसा साझेदार है, केवल प्रॉफिट के लिए ही ये साझेदार बना था। बात समझ में आ गई। तो अगर लॉस होगा तो फिर बाकी साझेदारों में लॉस बांटा जाएगा, पर अगर प्रॉफिट होगा तो वो सभी साझेदारों के बीच में बांटा जाएगा। तो इसे क्या बोला जाता है, केवल लाभों के लिए साझेदार। ठीक है, समझ में आई बात। अब इस प्रकार का साझेदार कोई क्यों बनाएगा कि केवल प्रॉफिट हो तो ही इनको हिस्सा मिले। देखिए कई बार क्या होता है, साझेदारी फर्मों को किसकी जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। बट अभी किसी के वो व्यक्ति के पास जाते हैं कि आप हमें पैसा दे दीजिए, तो या तो वो क्या मांगेगा, ब्याज मांगेगा। पर देखिए ब्याज में रिस्क क्या रहती है कि ब्याज देना ही देना है। पर अगर प्रॉफिट में तो क्या है, प्रॉफिट होगा तो देना है यहाँ पर। तो ये क्या करते हैं, फिर किसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, आप हमारा साझेदार बन जाओ। तो ये बोलते हैं देखो साझेदार तो बन जाऊंगा, पर कल से लॉस हो गया तो मेरे को पैसे मिलने की जगह और चले जाएंगे, पहले ही मैं कैपिटल लगा रहा हूँ। तो इस प्रकार की कंडीशन में फिर क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि देखिए आप प्रॉफिट के लिए ही क्या बन जाइए, साझेदारी फर्म के साझेदार बन जाइए। तो अगर साझेदारी फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो आपको मिल जाएगा, अगर लॉस होगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है डी को कि जब जब प्रॉफिट होगा तब तब तो उनको हिस्सा मिल जाएगा, अपना शेयर मिलेगा। पर अगर लॉस होगा तो उनका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार ये किया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करना होता है। और जो कैपिटल लगाने वाला व्यक्ति है वो क्या है, वो ऐसा व्यक्ति है कि वो नहीं चाहता कि मैं क्या करूं, लॉस उठाऊं, लॉस वाली रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति को साझेदारी फर्म में अगर साझेदार बनाया जाता है तो कैसे साझेदार बना दिया जाता है, फिर उनको लाभों के लिए साझेदार बना दिया जाता है। जब एक एक वह साझेदार जो केवल
फर्म के लाभों के लिए ही कार्य करता है। मतलब कैसा कार्य करता है? केवल लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए ही कार्य करता है, या लाभ में से ही हिस्सा प्राप्त करता है। मतलब अगर प्रॉफिट में हिस्सा होगा तो ही उसको हिस्सा मिलेगा, जैसे 4,000 रुपए। अगर हानि में से नहीं, केवल लाभों के लिए ही साझेदार कहलाता है। मतलब हानि हो गई तो क्या उसको हिस्सा मिला था? हमारे यहाँ देखिए नहीं मिला था। 9,000 रुपए ये 3 ही साझेदारों में बंटे थे। ऐसा साझेदार पूंजी लगाता है, परंतु प्रबंध में क्या करता है? ये भाग नहीं लेता है। केवल ये क्या करता है? पैसे दे देते हैं। परंतु तृतीय पक्षकार के प्रति ये भी क्या होता है? दायी होता है। तृतीय पक्षकार के प्रति इसकी भी क्या होती है? पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर ये ना तो भाग लेता है और ना ही हानियों में हिस्सा लेता है। केवल क्या करता है? प्रॉफिट होगा तो इनको बेनिफिट होता है। चलिए, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 है सीमित साझेदार। अब सीमित साझेदार का मतलब क्या होता है? लिमिटेड पार्टनर। ये देखिए ये साझेदार कैसे हैं? सीमित है। ये क्या करते हैं? इनकी जो दायित्व है वो कहाँ तक सीमित होता है? सीमित साझेदार मतलब लिमिटेड साझेदार ये बिल्कुल कैसा है? कंपनी के जैसा। जैसे हमने कंपनी में पढ़ा था ना कि अगर कंपनी में क्या होता है? कंपनी में ये होता है कि जो भी क्या होते हैं, जो भी शेयर होल्डर होते हैं, उनकी लायबिलिटी कितनी होती है? उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल तक। मतलब जो वो शेयर कैपिटल कंपनी के लेते हैं, वहां तक उनकी लायबिलिटी होती है। तो लिमिटेड पार्टनर में भी यही होता है कि जो पार्टनर के द्वारा क्या लगाई गई, अपनी कैपिटल लगाई गई, वहीं तक इनका क्या होता है? वहीं तक इनका दायित्व होता है, उससे ज्यादा दायित्व नहीं होता। मतलब क्या है मैक्सिमम इनकी लायबिलिटी? कि आप हमारी कैपिटल तक का लॉस रिकवर कर लो, या कैपिटल ही हमारा नुकसान होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। वह साझेदार जिसका दायित्व फर्म में लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होता है। कहाँ तक सीमित होता है? पूंजी तक। जो कैपिटल इन्होंने लगाई है वहां तक। तो इसको क्या बोलते हैं? सीमित साझेदार कहलाता है। ऐसा साझेदार ना तो प्रबंध में भाग लेता है और ना ही सक्रिय साझेदार की तरह क्या होता है? दायी होता है। सक्रिय साझेदार की तरह दायी होने का मतलब क्या है? कि तृतीय पक्षकार के लिए दायी होगा क्या? ये केवल अपने पर्सनल अनलिमिटेड लाइबिलिटी के रूप में नहीं, और ना ही ये क्या प्रबंध में भाग लेता है। अब जैसे मान लीजिए लॉस हुआ। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे, तो चीजें समझ में आ जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये हुआ, फर्म है। अब फर्म में कितने साझेदार हैं? फर्म में 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी, तीनों साझेदार हैं। ठीक है, इनकी कैपिटल कितनी कितनी है? तो इनकी कैपिटल है 10,000, इसकी कैपिटल है 10,000, और इसकी कैपिटल कितनी है? 20,000। जो सी है वो केवल क्या है? वो प्रॉफिट, वो उसकी लाइबिलिटी कैसी है? उसकी लाइबिलिटी है लिमिटेड। उसकी लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। अब फर्म को क्या हुआ? सब सब बराबर के साझेदार हैं, सब बराबर के साझेदार हैं। और फर्म को लॉस कितना हुआ? फर्म को लॉस हुआ 90,000 रुपए का। कितने का लॉस हुआ? 90,000 रुपए का। तो 90,000 रुपए का लॉस होने का मतलब क्या है? कि 30,000 रुपए लॉस किसका होगा? 30,000 रुपए लॉस इसका होगा, 30,000 रुपए लॉस इसका होगा, और 30,000 रुपए लॉस किसका होगा? इसका होगा। तो अब देखिए, ये इनके पास जो पैसे कम पड़ रहे हैं, जैसे 20,000 रुपए बी के पास कम पड़ रहे हैं, तो 20,000 रुपए फिर बी क्या करेगा? अपनी पर्सनल लाइबिलिटी बेचकर, अपनी असेट से लेकर के आएगा। इसी प्रकार से बी भी क्या करेगा? बी के पास भी 20,000 कम पड़ रहे हैं, तो ये भी क्या करेंगे? अपनी पर्सनल असेट को बेच करके पैसे लेकर के इनकी भुगतान करना पड़ेगा। पर यहाँ पर जो सी पर 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, क्योंकि सी की कैपिटल कितनी थी? 20,000 थी, जबकि लॉस कितना हो गया? लॉस हो गया 30,000 रुपए का। तो ये जो 10,000 रुपए है ना, इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी थी? कैपिटल तक थी। उसके पास कैपिटल कितनी दे दी थी उसने? 20,000 रुपए। तो बस 20,000 रुपए तक का लॉस करिए। अब ये सी की लाइबिलिटी नहीं है, सी की लाइबिलिटी नहीं है, तो सी इसके लिए दायी नहीं होगा। समझ में आया? तो इसको क्या बोला जाता है? लिमिटेड पार्टनरशिप कहा जाता है। लिमिटेड पार्टनर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? लिमिटेड पार्टनर कहा जाएगा। मतलब अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना होगा तो ये वर्ड जरूर देंगे। कौन सा वर्ड? कि इसका दायित्व कहाँ तक होता है? पूंजी तक सीमित होता है। इस प्रकार के साझेदार को क्या कहा जाता है? तो लिमिटेड पार्टनर कहा जाता है। बात समझ में आ गई? बढ़े आगे। चलिए, बात करते हैं माइनर पार्टनर। अब माइनर माइनर पार्टनर का मतलब क्या हुआ? वो पार्टनर जो वयस्क नहीं हुआ। तो वयस्क कौन हो गया? तो देखिए इसके लिए एक अधिनियम है हमारे यहाँ, और उसको क्या बोलते हैं? भारतीय वयस्कता अधिनियम, है ना? वयस्कता अधिनियम। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बताया गया है कि कब किसी व्यक्ति को वयस्क माना जाएगा भारत में, है ना? तो उसको कहा जाता है वयस्क। और जो वयस्क नहीं है वो अवयस्क है। तो भारतीय वयस्कता अधिनियम में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति की आयु क्या है? 18 वर्ष या इससे ज्यादा है। ठीक है, 18 वर्ष और मोर है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की आयु क्या है? 18 वर्ष या उससे ज्यादा है, तो वो क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा मेजर। उसको क्या माना जाएगा? मेजर। तो अगर किसी व्यक्ति की आयु क्या है? 18 से कम है। किसी की आयु क्या है? लेस देन 18 है। क्या है? लेस देन 18 है। लेस देन 18 है, क्योंकि अगर 18 वर्ष भी हो गई तो वो क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। मतलब 18 से कम होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए आप कि 17 साल, 17 17 ईयर, और उसकी कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए?
उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए 64 डेज, ठीक है, ये होना चाहिए। क्या होनी चाहिए उसकी जो एज होनी चाहिए वो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कैसी, कि 17 साल और 364 दिन तक वो क्या माना जाएगा, अवयस्क माना जाएगा, क्योंकि 65वां होगा तो 18 साल लग जाएगा, और जैसे ही 18 साल होंगे वो मेजर हो जाएगा, तो उसकी क्या होनी चाहिए 18 से कम, मतलब मैक्सिमम उसकी, उसको अवयस्क कब तक कहा जाएगा, अगर हम सीधी एकदम सिंपल भाषा में कहें तो 17 साल और 364 दिन तक जो है वो क्या होगा, वो अवयस्क होगा। बात समझ में आ गई? तो देखिए, वह साझेदार जो भारतीय वयस्कता अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का है, फर्म का अवयस्क साझेदार कहलाता है। और अवयस्क साझेदार माइनर सब पार्टनर के लिए हमने क्या बोली है, कि जो माइनर पार्टनर होता है, जो माइनर साझेदार होता है, वो केवल किसके लिए साझेदार बन सकता है, साझेदारी फर्म में केवल लाभों के लिए साझेदार बन सकता है, और वो ना तो प्रबंधन में भाग ले सकता है। क्यों नहीं भाग ले सकता? क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि जो अवयस्क है जिसकी उम्र बहुत कम है, तो देखिए 18 वर्ष का मतलब क्या होता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी एक बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, कि अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कब योग्य माना जाता है, जब वो कितने साल का हो जाता है, जब वो 18 ईयर का हो जाता है, तभी उसको ये माना जाता है कि वो अनुबंध करने के लिए क्या है, योग्य है। तो अगर कोई व्यक्ति अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं है, और मैंने आपको बोला है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम और साझेदारी भी क्या बोलती है, कि कोई भी व्यक्ति अगर साझेदारी में आ रहा है तो वो या तो क्या कैसा अनुबंध करता है, या तो वो लिखित अनुबंध करता है या मौखिक अनुबंध करता है। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बात बोलते हैं, ये वो बात बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ही योग्य नहीं, मतलब वो अनुबंध ही नहीं कर सकता। तो जब कोई व्यक्ति अनुबंध ही नहीं कर सकता तो वो पार्टनर भी नहीं बन सकता। तो फिर इसका एक्सेप्शन आया, और एक्सेप्शन क्या आया कि कोई साझेदार जो अवयस्क है वो किसी साझेदारी फर्म का साझेदार तो बन सकता है, परंतु केवल किसके लिए बनेगा, वो लाभों के लिए। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो उसको शेयर किया जाएगा, लॉस शेयर नहीं किया जाएगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ऐसा साझेदार फर्म के प्रबंधन में भाग नहीं लेता है, और ऐसा साझेदार फर्म के सभी साझेदारों की सहमति से, मतलब जो बाकी जितने भी पार्टनर है, ऑल पार्टनर की क्या होना चाहिए, यस होनी चाहिए, या उनकी कंसेंट होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होनी चाहिए, उनकी कंसेंट या उनका यस होना चाहिए। अब इसका यस हो या कंटेंट होने का मतलब क्या है, कंसेंट होने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए ए, बी और सी तीन साझेदार हैं, ये साझेदारी फर्म में कितने साझेदार है, ए बी सी तीन साझेदार हैं। अब जो डी है ना, वो कितने साल का है, वो 17 वर्ष का ही है। तो अब देखिए 17 वर्ष का होने का मतलब यहाँ पर क्या है, 17 वर्ष होने का मतलब ये है कि ये क्या है, ये एक माइनर पर्सन है। क्या है, ये एक माइनर है, ठीक है, ये क्या है, ये माइनर है। तो माइनर होने का मतलब क्या है कि ये केवल अब किसके लिए साझेदारी फर्म में साझेदार बन सकता है, केवल लाभों के लिए, केवल प्रॉफिट के लिए साझेदार बन सकता है। तो अगर इस माइनर को क्या बनाना है, अगर इस माइनर डी को साझेदारी फर्म में पार्टनर बनाना है, तो क्या होना चाहिए, जो बाकी साझेदार हैं, जो भी बाकी साझेदार हैं हमारे, ठीक है, जो बाकी साझेदार हैं कौन है, ए बी सी तीनों, ये तीनों की क्या होनी चाहिए, ये तीनों की कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट होने का मतलब क्या है, इनकी तरफ से क्या होनी चाहिए, यस होनी चाहिए कि हाँ इसको साझेदार आप बना लो। अगर ये तीनों जने क्या कर देंगे, यस कर देंगे, तो हम डी को भी क्या करेंगे, साझेदारी फर्म का साझेदार बना लेंगे, और इसको भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। पर क्या किस में हिस्सा मिलेगा, केवल केवल लाभों में। अगर लॉस हो गया तो क्या इसका हिस्सा होगा, नहीं। तो यह किस प्रकार का एक साझेदार है, यह एक सीमित साझेदार की तरह ही होता है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं आगे पॉइंट नंबर 7 पर। अब ये सब पार्टनर क्या होता है, उप साझेदार। मतलब ये क्या होता है, ये कोई साझेदार नहीं होता, मतलब ये कोई भी साझेदार नहीं है। अगर हम इसको कंसेप्चुअली जाएं तो ये एक पार्टनर नहीं है, ये पार्टनर का पार्टनर है। तो ये फर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, है ना, इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि उप पार्टनर का मतलब क्या हुआ। कि देखिए ए, बी, सी, है ना, ये फर्म थी, इनकी इन तीनों लोगों ने मिलकर के फर्म बनाई, ए बी सी तीनों उसमें क्या है, पार्टनर है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि अगर कोई नए व्यक्ति को क्या करना है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाना है, तो सभी साझेदारों की क्या होनी चाहिए, उसके लिए कंसेंट होनी चाहिए। मतलब इसी प्रकार का हमने पढ़ा है कि सभी साझेदारों की या तो अनुमति से किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है, या जो पुराने साझेदार अगर जाना चाहता है तो उसको सभी साझेदारों को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी तभी। मतलब सभी साझेदारों की यहाँ पर क्या होती है, अगर किसी नए साझेदार की पर एंट्री करानी है साझेदारी फर्म में, तो सभी की क्या होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, ठीक है। अब जो सी है ना, सी क्या चाहते हैं कि ये जो डी है ना, डी, ये डी क्या है, इनके बचपन का दोस्त है। तो ये चाहते हैं कि ये साझेदारी फर्म में क्या बन जाए, ये भी साझेदार बन जाए। और डी का भी मन है कि मैं इस साझेदारी फर्म में साझेदार बन जाऊं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये फर्म बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो थोड़ी कैपिटल लगा के मैं भी साझेदार बन जाऊं। बट हो क्या रहा है कि देखिए डी तो तैयार है, क्यों डी सी तो तैयार है, क्योंकि सी को पता है कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, तो ये इसलिए तैयार है।
परंतु जो ए और बी है ना, ये नहीं चाहते कि अब किसी नए व्यक्ति को क्या बनाया जाए, पार्टनरशिप में साझेदार बनाया जाए। तो इन्होंने कर दिया ना, इसने कहा है यस। तो क्या डी साझेदार बनेगा? डी साझेदार नहीं बन पाएगा, क्योंकि बाकी साझेदारों की क्या है, सहमति नहीं। तो अब क्या करें? अब डी बन नहीं पा रहा है साझेदार, सी भी चाहता है, डी भी चाहते हैं। तो सी और डी एक दिन बैठे और उन्होंने क्या कहा कि देखो, यहाँ पर उन्होंने सी और डी ने क्या कहा कि देखो, सी ने कहा कि देख भाई, तेको कोई फर्म में साझेदार बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे। पर तेको बनना है ना? तो डी ने भी कहा हाँ, मेरे को बनना है। तो ऐसा कर, तू मेरा पार्टनर बन जा। तो उसने कहा कैसे तू मेरा पार्टनर बन जा? उन्होंने कहा ये कि देखिए, मेरा क्या है, बराबर का हिस्सा है, मतलब 1:1:1 का रेशो में हम साझेदारी फर्म में जो भी प्रॉफिट होता है वो बांटा जाता है। ठीक है, वो बांटा जाता है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा शेयर होगा, ये जो 1 का हिस्सा जो मेरे पास आएगा ना, मैं तेरे साथ इसको क्या करूंगा, 50-50% बांट लूंगा। डी, मैं तेरे साथ 50-50% बांट लूंगा। ठीक है, तो मतलब तू मेरा पार्टनर बन जा साझेदारी फर्म के लिए, तू आधा हिस्सा तेरे पास दे दूंगा, ये कर लेते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट। तो अब क्या होगा, अब देखिए इसने क्या करा, 50% जो प्रॉफिट सी को मिलेगा, वो 50% प्रॉफिट ये सी डी किसके साथ बांटेगा, डी के साथ बांटेगा। तो डी को बड़ा फायदा है कि भैया, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो मिल जाएगा, फर्म अच्छा काम कर रही है तो मेरे को प्रॉफिट होगा ही होगा। और सी को क्या फायदा है, सी ने ये कहा कि देख भाई, अब मैं तेको 50% हिस्सा दे रहा हूँ, तो अब मेरे को तो इसके लिए कुछ दे भी। तो सी इनको क्या दे देगा, इनको दे देगा ये कैपिटल, क्या दे देगा इनको, इनको ये कैपिटल दे देगा, है ना, इनके भाग के बराबर का इनको क्या दे देगा, कैपिटल। तो अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये जो डी है, ये किसके साथ इसने पार्टनरशिप करी है, डी ने पार्टनरशिप करी है सी के साथ। क्या इसने फर्म के साथ पार्टनरशिप करी है? नहीं। क्या ये फर्म के प्रति डी दाई दाई होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि डी फर्म को तो पता ही नहीं है, ए बी को तो पता ही नहीं है, ये तो केवल सी और डी की साठगांठ है ना। और क्या ये फर्म के जो तृतीय पक्षकारों के दायित्व होते हैं, जो लाइबिलिटी होती है, क्या उसके उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा डी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो फर्म का पार्टनर थोड़ी ना है, वो तो किसके साथ साझेदारी कर रहा है, सी के साथ साझेदारी कर रहा है। समझ में आई इतनी बात? अब देखिए, अब क्या हुआ, अब इस साल का प्रॉफिट हुआ, इस साल का प्रॉफिट हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ इस साल का? इस साल का प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए कितने का हुआ, 90,000 का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 90,000 का। तो सबको बराबर बराबर मिल जाएगा। तो 30 ए को मिल जाएगा, 30 बी को मिल जाएगा, और 30 ही किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। तो अब 30,000 रुपए फिर क्या किया जाएगा, 30,000 रुपए बांटा जाएगा किसमें? अब 30,000 रुपए सी को मिला, तो सी क्या बोलेगा कि आधा मैं रख लेता हूँ, मतलब आधा सी रख लेगा, और आधा किसको दे देगा, ये डी को दे देगा। तो 15,000 रुपए, 15,000 रुपए किसके हो जाएंगे, सी के, और 15,000 रुपए ही किसके हो जाएंगे, यहाँ पर डी के हो जाएंगे। ये काम हो जाएगा खत्म। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो रहा है, तो ये इस प्रकार का जो ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में, सी और डी के बीच में, जो दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसी को क्या बोला जाएगा, सब पार्टनर। इसको क्या बोला जाएगा, सब पार्टनर। तो केवल डी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सी के लिए, और सी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डी के लिए। इनको फर्म से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये फर्म के साझेदार थोड़ी ना है। तो बस यही बोला जाता है सब पार्टनर। इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है सब पार्टनर। समझ में आया? जब जब यदि किसी फर्म का कोई साझेदार अपने लाभ में से किसी अन्य साझेदार को हिस्सा देने के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पर तैयार हो जाता है, तो वह उप साझेदार कहलाता है। क्या कहलाता है, उप साझेदार। अब देखिए, हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ पर सी क्या कर रहा है, जो अपना शेयर था 30,000 का, उसका हिस्सा किसको दे रहा है, वो उसमें से आधा हिस्सा डी को दे रहा है। ऐसा साझेदार ना तो फर्म के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों उत्तरदायी नहीं होता? क्या फर्म का साझेदार बना डी? नहीं। ना ही तृतीय पक्षकार के लिए, मतलब थर्ड थर्ड पार्टी के लिए क्या ये रिस्पॉन्सिबल होगा, तीसरे पक्षकार के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फर्म का साझेदार थोड़ी ना बना, ये तो सी और डी के बीच की बात है। ना ही फर्म में पूंजी लगाता है। क्या ये फर्म में पूंजी लगाता है? नहीं। और ना ही प्रबंधन में भाग लेता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ काम ही नहीं है, सक्रिय रूप से भाग लेता है। ऐसा साझेदार साझेदार का साझेदार होता है। ये क्या होता है, साझेदार कौन है, फर्म का साझेदार है सी, और इसका साझेदार कौन है, डी। तो ये साझेदार का साझेदार होता है, ना कि फर्म का साझेदार होता है। बात समझ में आ गई? ये पूरा पॉइंट समझ में आया? पूरा कंसेप्ट समझ में आया? बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। अब पॉइंट नंबर 8 क्या है, प्रदर्शन या गत्या अवरोध द्वारा साझेदार। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है कि ये पार्टनर आर्टनर कुछ नहीं होता है, इसको ऐसे बोलेंगे, ये पार्टनर आर्टनर कुछ नहीं होता है, ये केवल ऐसा दिखाता है कि मैं पार्टनर हूं। क्या होता है, मैं पार्टनर हूं, मतलब वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये दिखाता है। इसको एक एग्जांपल, एकदम लो लेवल एग्जांपल अगर हम ले, एकदम छोटा, एकदम एकदम बेसिक दर्जे का एग्जांपल लें, तो इसको ऐसे देखिए कि कोई बच्चा है,
कोई लड़का है जिसके चाचा विधायक नहीं है, ठीक है? ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा। तो उनके चाचा विधायक नहीं है, बट ये लोगों से कह क जा-जा के कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरे चाचा विधायक है, मेरे चाचा विधायक है। तो अगर लोग इन पर भरोसा कर लें, ठीक है? कि अरे भैया इनके चाचा विधायक होंगे तो ठीक है, इनके साथ व्यापार कर लो। तो वो क्या सही है? नहीं। तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पूरी बनी रहती है। तो यहाँ पर भी यही किया जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी साझेदार नहीं है, पर लोगों को ऐसा दिखाया जा रहा है लिखित रूप से अपने आचरण से। इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ए, बी, सी 3 लोग मिलकर के क्या करा है, तीनों लोगों ने मिलकर के अपनी एक फर्म चला रहे थे, बढ़िया तरीके से। अब जो डी है ना, डी, ये इनका पार्टनर-वार्टनर कुछ नहीं है। बट ये चारों लोग क्या करते थे, चारों लोग है ना साथ में अपने स्कूल में पढ़ते थे, मतलब जिसमें ए बी सी तीनों मिलकर के अपने स्कूल में पढ़ा करते थे, मतलब ये बचपन के दोस्त थे। तो ए बी सी तीनों ने मिलकर तो क्या करा, एक साझेदारी फर्म चालू करी और इनका बढ़िया व्यापार चल रहा है। बट दी इनके साथ नहीं जुड़ा, इनके साथ नहीं जुड़ा। पर लोगों को ये पता है, लोगों को मतलब जैसे यहाँ पर एक शर्मा जी हैं, ये वर्मा जी हैं, ये सब जानते हैं कि ये चारों दोस्त बचपन के हैं और सब दोस्त साथ में रहते हैं, ये जानते हैं ये सब लोग। अब क्या हुआ, डी कोई पार्टनर वार्टनर तो नहीं है, बट डी ऐसा दिखा रहा है। क्या करते हैं, ये जब शर्मा जी के पास जाते हैं ना तो बात करते हैं, अरे शर्मा जी आपको पता है, अभी मैं कल बी के साथ बैठा था, कल मैं ए के साथ बैठा था, हम चारों लोग साथ में बैठे हुए थे, मतलब ये चारों ए बी सी डी, हम चारों लोग साथ में बैठे। हमने एक डिसाइड करा है कि अब आने वाले समय में हम क्या करेंगे, पुल का वो लेंगे, फ्लाई ओवर का एक कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। तो हम सब तैयार हो गए और हमने ये निर्णय लिया है। अब यही डी यहाँ पर वर्मा जी के पास जाकर के बोल रहे हैं कि अभी तो वर्मा जी हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है, पूरी साझेदारी फर्म एक नंबर चल रही है, हम चारों लोग मिलकर के बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, सब आप लोगों की मेहरबानी है। इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डी जो है लोगों को ये विश्वास दिला रहे हैं। क्या विश्वास दिला पा रहे हैं कि वर्मा जी, शर्मा जी, यहाँ पर जो गुप्ता जी है, उनको क्या लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि ये जो डी है ना, ये भी क्या है, इन तीनों के साथ काम करता है, इन तीनों लोगों के साथ काम करता है, मतलब ये 4 लोगों की पार्टनरशिप है। जबकि वास्तव में ऐसी पार्टनरशिप है क्या? नहीं। केवल ये जो डी है ना, ये अपनी बातों से, अपने आचरण से ऐसा दिखा रहा है लोगों को कि ये क्या है, ये इसका पार्टनर है। तो अब लोगों ने भरोसा कर लिया। ये जो शर्मा जी थे, ये सीधे व्यक्ति थे, इन्होंने भरोसा कर लिया कि डी अगर ऐसी बात है तो ठीक है। आपको जो फ्लाईओवर बनाने के लिए पैसे चाहिए ना, वो पैसे मैं दूँगा। वो लोन मैं आपको दे दूँगा, आप निश्चिंत रहो। क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो तो ले लो। तो अब ये भरोसे में, ये यहाँ पर जो शर्मा जी ने भरोसा करा है डी के ऊपर, वो किस लिए करा है? वो इसलिए करा है कि ये इस पार्टनरशिप फर्म का क्या है, इस पार्टनरशिप फर्म का साझेदार है, तो इन्होंने ये पार्टनरशिप फर्म को क्या दे दिया, इन्होंने पार्टनरशिप फर्म को ये लोन दे दिया। जो लोन डी बोल रहा था। तो ये गए और इन्होंने लोन दे दिया। किसके भरोसे में? इस डी के भरोसे में कि ये भैया डी भी इस फर्म का साझेदार है। तो अब अगर लोन में कोई दिक्कत आएगी ना, लोन में कोई दिक्कत आएगी, तो शर्मा जी क्या कर सकते हैं? बी, सी को तो पकड़ेंगे, साथ में डी को भी पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनके भरोसे में ही इन्होंने पैसा दिया। तो इस प्रकार की जब स्थिति होती है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? कि किस प्रकार का पार्टनर है? तो ये गत्या अवरोध द्वारा पार्टनर है। मतलब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसके आचरण से, इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि भैया ये साझेदार है, तो इसको भी फिर क्या माना जाएगा कि ये सच में साझेदार है। ठीक है, इस बात के लिए, किसके लिए? ये जो शर्मा जी है ना, जिनने भरोसा करके इस फर्म को लोन दिया था डी की बातों पर, इसके कारण इसको क्या माना जाएगा? उस दायित्व के लिए क्या माना जाएगा? उस दायित्व के लिए इसको भी पार्टनर माना जाएगा और इसका भी पूरा दायित्व होगा। बात समझ में आ गई? यदि कोई व्यक्ति जो किसी फर्म का साझेदार नहीं है, क्या डी साझेदार था? नहीं। परंतु वो मौखिक रूप से जा जाके बोल रहा था ना यहाँ पर शर्मा जी को, या लिखित शब्दों में, मतलब कुछ लिख करके दे रहा है, या गर्भित अपने आचरण से वो जा जाके बातें कर रहा था ना यहाँ पर शर्मा जी के साथ, वर्मा जी के साथ, अभिव्यक्ति द्वारा किसी तीसरे पक्षकार के सामने प्रकट करता है। अब यहाँ पर तीसरा पक्षकार कौन है? ये शर्मा जी, कि वह फर्म का क्या है, साझेदार है। मतलब वो क्या है, इस फर्म का साझेदार है, बढ़िया काम चल रहा है हमारा। और ऐसा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति मतलब यहाँ पर ये शर्मा जी हैं या वर्मा जी हैं, ये क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। इस विश्वास से उसके साथ क्या करते हैं, व्यवहार करने के लिए राजी हो जाते हैं। क्यों राजी हो जाते हैं? उनको लगता है अरे इतना अच्छा काम चल रहा है, कर लेते हैं काम। तो व्यवहार करने वाला व्यक्ति प्रदर्शन या गत्य अवरोध द्वारा साझेदार कहलाएगा। तो व्यवहार करने वाला व्यक्ति प्रदर्शन या गत्य अवरोध द्वारा क्या कहलाता है, साझेदार कहलाता है। और ऐसा साझेदार फर्म के ऋण के लिए, वो तृतीय पक्षकारों के लिए क्या होता है, दायी होता है। मतलब यहाँ पर जो डी है, जिसके कारण ये फर्म ने क्या करा है, लोन लिए हैं, तो इसके लिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। एक्चुअल में ये साझेदार नहीं था फर्म का, पर इसकी बातों के कारण जो शर्मा जी ने यहाँ पर फर्म को लोन दिया, उसके लिए डी भी क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? समझ में आया बात? पूरी समझ में आया?
अब एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब कोई साझेदार जब कोई व्यक्ति किसी साझेदारी फर्म का साझेदार नहीं होता है, परंतु उसके आचरण से वह साझेदारी फर्म का साझेदार होने का विश्वास दिलाता है, या उसके आचरण के कारण कोई तीसरा पक्षकार उस पर भरोसा करके क्या कर लेता है, अनुबंध कर लेता है, तो इस प्रकार के साझेदार को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के साझेदार को क्या कहा जाता है? प्रदर्शन या गत्यावरोध द्वारा साझेदार, या पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये सारे टाइप हैं साझेदारों के प्रकारों के। आईएमपी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आपको आना चाहिए। चलिए, तो पहले बात कर लेते हैं पार्टनर, टाइप ऑफ पार्टनर। टाइप ऑफ पार्टनर में क्या होता है? पहले नंबर पे कौन सा आता है? पहले नंबर पे आता है जनरल, एक्चुअल या एक्टिव पार्टनर। ये कौन सा पार्टनर होता है? जो साझेदारी फर्म में क्या होता है, सक्रिय रूप से यहाँ पर क्या लेता है, भाग लेता है। कैसे भाग लेता है? सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सा पार्टनर आते हैं? इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, सुसुप्त, शांत या निष्क्रिय साझेदार, मतलब स्लीपिंग डोरमेंट या इनएक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग डोरमेंट या इनएक्टिव पार्टनर क्या होते हैं? ये कोई प्रबंध में क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। ये प्रबंध में भाग नहीं लेते हैं, केवल क्या करते हैं, प्रबंध में भाग नहीं लेते हैं, केवल ये क्या करते हैं, पूंजी लगाते हैं। केवल क्या करते हैं, पूंजी लगाते हैं, और जो लाभ होता है उसमें हिस्सा प्राप्त करते हैं, बस। तो इसको किस प्रकार का पार्टनर बोला जाता है? इसको बोला जाता है निष्क्रिय, डोरमेंट या इनएक्टिव पार्टनर। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या हुआ? नाम मात्र के साझेदार। अब नाम मात्र के साझेदार का मतलब क्या हुआ? ऐसे साझेदार जो क्या होते हैं, जो केवल अपना क्या देते हैं, केवल अपना नाम देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। केवल ये क्या देते हैं, ये केवल अपना नाम देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के साझेदार को क्या कहा जाता है? नाम मात्र के साझेदार। ना तो ये पूंजी लगाते हैं और ना ही फर्म के प्रबंधन में भाग लेते हैं, केवल क्या करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं और कुछ नहीं। परंतु ये तृतीय पक्षकार के लिए प्रति ये भी क्या होते हैं, दायी होते हैं। ये केवल क्या देते हैं, अपना नाम देते हैं, अपना नेम देते हैं और कुछ नहीं। समझ में आ गई बात? इसके बाद बात करते हैं केवल लाभों के लिए साझेदार, मतलब ऐसा साझेदार जो केवल क्या बांटता है, प्रॉफिट बांटता है। अगर लॉस होगा तो क्या बांटा जाएगा? नहीं बांटा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के साझेदार को क्या कहा जाता है? केवल लाभों के लिए साझेदार। इसके बाद होता है सीमित साझेदार। सीमित साझेदार का मतलब ऐसा पार्टनर, ऐसा साझेदार जिसकी जो क्या होता है, जिसका दायित्व कहाँ तक सीमित होता है, उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही क्या होता है, सीमित होता है। पूंजी तक ही सीमित होता है, इसका एग्जांपल हमने समझ लिया। इसके बाद आता है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर या अवयस्क साझेदार क्या होता है? एक ऐसा साझेदार, एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा भागीदार जो क्या हो, जिसकी आयु क्या हो, 18 वर्ष से कम हो। 18 वर्ष से कम हो, ये क्या बात कहाँ पर लिखी गई है? तो भारतीय वयस्कता अधिनियम है हमारे यहाँ। ठीक है ना? तो उसमें ये बात लिखी गई है, उसमें क्या लिखी गई है कि जो भी व्यक्ति जिसकी आयु क्या हो, 18 वर्ष से कम हो, उसे क्या बोला जाता है? उसे अवयस्क बोला जाता है। तो अगर कोई अवयस्क क्या है, पार्टनर है, तो उसे अवयस्क साझेदार कहा जाता है। ये कैसा साझेदार होता है? ये केवल लाभों के लिए साझेदार होता है, बाकी सारे साझेदारों की अनुमति से इसको बनाया जाता है। सब पार्टनर क्या होता है? ये कोई साझेदारी फर्म का पार्टनर नहीं होता है, ये तो पार्टनर, एक साझेदारी फर्म के पार्टनर और उसके बीच में क्या होता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ना तो ये फर्म के लिए लायबल होता है, फर्म की पूंजी के, फर्म के प्रति दायी होता है, ना ही फर्म के दायित्वों के प्रति दायित्व होता है। ठीक है, तो ये ना तो फर्म में क्या करता है, ना तो फर्म में पूंजी लगाता है, ना फर्म के प्रबंधन में भाग लेता है, ना ही तृतीय पक्षकारों को या थर्ड थर्ड पार्टी जिसे कहते हैं, थर्ड पार्टी के प्रति क्या होता है, दायी होता है। तो इस प्रकार के साझेदार को क्या कहा जाता है? साझेदार का साझेदार। ये किसका साझेदार होता है? साझेदार का साझेदार होता है। ये आपस में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बांटते हैं। इसके बाद बात करते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या है? ये कोई साझेदार नहीं है, ये कोई फर्म का क्या है, साझेदार नहीं है। ये तो केवल क्या करते हैं, अपने आचरण से, अपने एक्टिंग से, अपनी बातों से लोगों को ये विश्वास दिला देते हैं। लोगों को मतलब यहाँ पर तृतीय पक्षकार, थर्ड पार्टी को ये विश्वास दिला देते हैं कि भैया मैं जो फर्म है ना, इसका क्या हूँ, साझेदार हूँ। और इनकी बातों पे भरोसा करके जो तीसरा पक्षकार है, मतलब जो शर्मा जी है, वो क्या करते हैं, वो लोन या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, किसके लिए? इस फर्म के साथ। तो जो इन्होंने लोन दिया है या जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर कोई दायित्व है तो उसके लिए फिर डी भी क्या होगा, जिम्मेदार होगा, क्योंकि इसके भरोसे के कारण ही ये काम किया गया। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रदर्शन या गत्या अवरोध द्वारा साझेदार। उम्मीद होगी आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, एक एक पॉइंट चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।